प्रिय छात्रों, फिजिक्स के इस क्लासरूम में मैं पवन द्विवेदी आपका अभिवादन करता हूं। आज हम 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं और आवेश के संबंध में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे इसे देख लेते हैं। विद्युत आवेश और आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम, आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यदि समय इस लेक्चर में बचता है तो हम कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा होती क्या है, विद्युत होती क्या है। तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और ये वस्तुएं कहलाती हैं आवेशित वस्तुएं या चार्ज बॉडीज। आपने पहले की क्लासों में चार्ज के बारे में पढ़ा है, घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा है। विद्युत एक्चुअली में दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड यूनिट में जब आएंगे, जब आवेश गति करने लगता है तो वो धारा विद्युत कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जब आवेश स्थिर रहता है तो हम उसको कहते हैं स्थिर विद्युत। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है फर्स्ट यूनिट में हमारे। अब स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। ये वस्तुएं तो क्या कहलाई? चार्ज बॉडीज, आवेशित वस्तुएं। यदि इस विद्युत को हम फ्लो ना करें, ये चार्ज बहे ना, तो इसे कहते हैं स्थिर विद्युत। जैसे 7th और 8th क्लास में आपने इस उदाहरण को बहुत पढ़ा होगा कि सूखे बालों में कंघी करने के बाद कागज के यदि छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाए तो वो टुकड़े इस कंघी से चिपक जाते हैं। इस तरह से इस एनिमेशन में देखें आप, तो सूखे बालों में हमने कंघी की, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाए तो वो टुकड़े उससे चिपकते हैं। इसका कारण यह है कि आकर्षण का गुण उसमें आया है कंघी में, तो यही आकर्षण का गुण स्थिर विद्युत है। अब आवेश को हम समझ लेते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घर्षण से विद्युत पैदा हो रही है, आकर्षण करने का गुण आ रहा है, तो ऐसे पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश की जो परिभाषा है वो प्रयोगों के बाद जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो दो हैं। पहली, कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं धनावेश। आप इसे नोट कर लें। ऋणावेश, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम कहते हैं ऋणावेश। हम आगे आएंगे कि आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। ये एक टेबल है जो आपकी बुक में भी है, इसको आप ध्यान रखें। कांच और रेशम का जो पेयर है उसमें कांच पर धन आवेश आता है और रेशम पर ऋणावेश आता है। धनावेश का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। ऋणावेश का मतलब होता है उस बॉडी पर, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। कोई भी परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। दूसरा पेयर है हमारा फर और एबोनाइट का, तो फर पर धनावेश और एबोनाइट पर ऋणावेश। ऊन और प्लास्टिक का पेयर लें, ऊन को प्लास्टिक से रगड़ें तो ऊन पर धनावेश आएगा और प्लास्टिक पर ऋणावेश। ऊन और रबर के पेयर में ऊन पर धनावेश और रबर पर ऋणावेश। इनको आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। यह आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। यह देखिए, परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। आपने पढ़ा है परमाणु के सेंट्रल में नाभिक होता है। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं अलग अलग कक्षों में इस नाभिक के चारों ओर। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है। जब हमने रगड़ा तो जो कम बल से बंधे होते हैं
इलेक्ट्रॉन वो निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और जिस वस्तु से जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो जिस वस्तु पर गए वहां ऋण आवेश बढ़ गया, इसलिए उस वस्तु को हम कहते हैं ऋण आवेशित वस्तु। और जिस वस्तु से निकल के गए वहां प्रोटॉन उतने ही रहे, यानी प्रोटॉन धनावेशित है, तो वो कण कहलाता है धनावेशित कण। तो इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना ऋणावेश है और इलेक्ट्रॉनों का कम होना उस बॉडी पर धनावेश का उत्पन्न होना है। यह इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम की बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। बिंदु आवेश हम मानते हैं, जब दूरी की तुलना में आवेश का परिमाण बहुत छोटा होता है तो उसको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। वो नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो आवेश हैं, आवेश को हम Q उसका संकेत है, ये Q1 है और Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो नियम क्या कह रहा है, इनके बीच लगने वाला बल इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परिमाण यानी Q1 और Q2। तो हमारा पहला जो समीकरण बनेगा वो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा हमारा समीकरण बन जाएगा F समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कितनी है, R है, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो समानुपाती वाला क्या आएगा, ऊपर आएगा, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे आएगा। फिजिक्स में समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, एक नियतांक यूज करते हैं। यहां कई बार के भी यूज किया जाता है, हमने यहां स्मॉल ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए यहां कांस्टेंट है, तो बराबर में बदला गया ये समानुपाती। तो हमारा इक्वेशन हो गया F इजिकल टू ए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस ए की वैल्यू अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। वायु या निर्वात के लिए सीजीएस सिस्टम में इस कांस्टेंट ए का मान 1 होता है। तो यदि हम ए की जगह 1 रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये स्क्वायर है। और एसआई पद्धति में इसकी वैल्यू होती है, इसको आप ध्यान रखिए, इस कांस्टेंट को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। तो इस ए के स्थान पर जब हम इसको रखेंगे तो F इजिकल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में हमारे कूलाम के नियम का व्यंजक है, इसको आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको भी आप ध्यान रखिए। यदि हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी जगह लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, F इजिकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए यहां न्यूटन आएगा। ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, फ्री स्पेस की। और इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, ये होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर है। विद्युत आवेश, आवेश दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। प्लस क्यू से हम डिनोट करते हैं धनावेश को और माइनस क्यू से डिनोट करते हैं ऋणावेश को। साथ ही आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम से हम बल निकालते हैं और उसका फार्मूला हमारा आता है ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये उसका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, 9 गुणित 10 की घात 9। इसकी जगह हम K का यूज भी करते हैं, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसके मूल गुण पे हम आज चर्चा करेंगे। वो 3 मूल गुण होते हैं और उन्हीं को हम उसका नियम भी कहते हैं। पहला है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण,
इसको भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फील्ड लाइंस पे आएंगे। तो सबसे पहले आवेश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लेते हैं। आपने जब आवेश के कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो आपको यह बताया गया घर्षण विद्युत में कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। और यह कैसे होता है कि चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित होता है। और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, इसलिए धनावेश की मात्रा अधिक हो गई तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होता है। इसका मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में धनावेशों और ऋणावेशों का बीजगणितीय योग जो होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही दूसरी चीज पर माइनस चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने 10th में और 11th में पढ़ा है। अब यहां पर एक शब्द आया है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इस शब्द का मतलब क्या है? विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम 2 या 2 से अधिक चीजों से बनता है। जैसे आपका पेन है, उसमें एक रिफिल है, स्याही है, तो स्याही और पेन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। उसमें स्याही है इसलिए पेन चल रहा है, तो ये सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसकी एक निश्चित परिसीमा होती है, जिसकी एक बाउंड्री होती है, उसके बाहर की किसी वस्तु या निकाय से उसका संबंध नहीं होता। आवेश के टर्म में विलगित निकाय का मतलब यह है कि जिसकी परिसीमा से ना तो आवेश बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। ये 2, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ये दोनों चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा चार्ज ना तो बाहर जा रहा है इस बाउंड्री से और ना ही बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय या पृथक्कृत निकाय। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? धनावेश और ऋणावेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, हालांकि इस पर बात हो चुकी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे वस्तुएं चार्ज होती हैं, आवेशित होती हैं। हमेशा आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी आवेश को आप चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। चार्ज को, मूल आवेश को, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब ये एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होगा, यानी एक वस्तु से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पॉइंट में नहीं होगा। 1.5 ई नहीं हो सकता, 1.3 ई नहीं हो सकता, ±1.2 ई नहीं हो सकता। वो या तो ± ई होगा या ±2 ई होगा या ±3 ई होगा। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश की क्वांटम प्रकृति। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और इसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल ई = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट में यूज होता है। तो स्मॉल ई की वैल्यू क्या है? ये मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पूर्ण गुणज में जाएंगे, यानी इसमें 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा। इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं इस फार्मूले से, Q = ±ne, जहां n क्या है? नंबर है, संख्या है, वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। Q = ±ne। Q क्या है? चार्ज है। E क्या है? मूल आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। N क्या है? संख्या है। इस फार्मूले से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, N की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, धनावेशित वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन
कम हो गए, ऋणावेशित वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो m की वैल्यू आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं या आवेश निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल करते समय आपको बहुत काम आएगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव +-e, +-2e, +-3 हो सकता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी जैसा कि मैंने बताया 1.5e नहीं हो सकता, +-1.2e नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज ही होगा। ये जो प्रकृति है, ये जो आवेश का नेचर है, यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा है आवेश का गुण, वो है आवेश की योज्यता। योज्यता माने एडिंग, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के योगफल के बराबर होता है। वैद्युत आवेश इसका मतलब हुआ योज्य होते हैं, प्लस माइनस जोड़ के जो टोटल आएगा वो सीधा सीधा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, हम एक एग्जाम्पल से उसको देखेंगे कि जैसे यदि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों पर चार्ज कितने हैं, आवेश Q1, Q2 और Q3 आवेश हैं, तो उस पर जो टोटल चार्ज आएगा वो इनके सम के बराबर आएगा, इनके टोटल के बराबर आएगा। यानी Q इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। अब इसको हम देख लेते हैं एक प्लस से। मान लीजिए किसी सिस्टम में +e, -3e, 5e और -7e आवेश हैं। प्लस का मतलब ये प्रोटॉन पे चार्ज है, माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज E, -e, 5e और -7e है। टोटल चार्ज हमको निकालना है, तो सीधा सीधा इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, जोड़ लेंगे, यही योज्यता है। कुल आवेश क्या आएगा, Q इक्वल टू कितने आवेश हैं, 1 2 3 4, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यानी हमारा टोटल चार्ज आएगा Q इक्वल टू E प्लस ये -3e प्लस 5e प्लस 7e। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस में ये 10 हो गए और 5e प्लस 6, 5e प्लस e क्या हो गया, 6 हो गया, -10 में से 6 जाएगा तो -4e। तो चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू -4e। इसका मतलब योज्यता का मतलब होता है एडिशन, सीधा सीधा आवेश चिन्ह के साथ जुड़ता है। तो वैद्युत आवेश कैसे होते हैं, योज्य होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये आवेश की योज्यता का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए, पहले आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबक के आसपास के क्षेत्र को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें खींची जाती हैं। वैसे ही उसके विद्युत आवेश के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसकी इंटेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q है, प्लस Q है, उसमें कोई एकांक परीक्षण धन आवेश टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, उस पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है, कूलॉम के नियम में ये पढ़ा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अनदर चार्ज रख रहे हैं तो वो चार्ज है, उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या हम इस पूरे को K बोल देते हैं तो E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, पूर्व में आप पढ़ चुके हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घटेगी। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन जो आपने समझा है वो क्या है, एक बार और मैं आपको बता दूं, यदि प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज प्लस है, तो इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, तीव्रता की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ। मान लीजिए प्लस Q0 है तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा,
प्रतिकर्षण बल होगा, ये भी प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू नॉट है, तो इन दोनों के बीच में, समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो इनमें रिपल्सन होगा तो ये बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस चार्ज की कंडीशन में क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। और ऋणावेश की स्थिति में मान लीजिए क्यू नॉट यहां पर रखा हुआ प्लस क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये विपरीत आवेश हैं, ये विजातीय आवेश हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर अंदर की तरफ होगी। तो ध्यान रखिए, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। इस तरह से हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कर सकते हैं, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ और माइनस चार्ज से अंदर की तरफ। अब इसी को हम एलेबरेट करते हैं कि फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें दिया। फैराडे ने इसका एक चित्रात्मक रूप प्रदर्शित करने के लिए यह कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की थी। ये काल्पनिक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिल जाती है। इससे परिमाण भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। इसकी परिभाषा क्या है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि कोई विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तो इस पर क्या होगा? कोई विद्युत क्षेत्र है किसी चार्ज का, उस पर एक धनावेश रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से स्थिर विद्युत बल। और इस बल के कारण वो विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा? गति करने लगेगा। या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा या उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि विद्युत बल परिवर्ती है, बदल रहा है, तो धनावेश का पथ क्या होगा? रास्ता क्या होगा? वक्राकार होगा। वो वक्राकार पथ पे गति करेगा। इस पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि कोई चार्ज है और उस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहां एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसके चारों तरफ। यहां पर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा तो ये मूव करने लगेगा। तो जिस दिशा में ये मूव करेगा, वहां जो लाइंस बनेंगी उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा इसकी हम इस लाइन से देंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते पर गति करता है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्मूथ कर्व है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, उस पर वो मूव कर सकता है। जहां जहां वो जाएगा वहां यदि हम एक कर्व बनाएंगे तो एक चित्रात्मक चित्र उपस्थित हो जाएगा, वो कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, वो कहलाता है उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इनको हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पहले पढ़ी हैं 10th में। ये एन पोल होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एन से एस की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मैग्नेट का, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आगे जब 3rd यूनिट आएगी, उसका 2nd चैप्टर आएगा, उसमें और डिटेल में आप पढ़ेंगे, 10th में भी आपने पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कोई धनावेश है तो उससे बाहर की तरफ, इस पर एक आसपास यदि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर, धनावेश से दूर गति करेगा। तो जहां जहां ये जाएगा वहां ये जो लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइंस जो बाहर की तरफ हैं, वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम इनके कुछ गुण पे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला गुण इसका है, इन सबको आप आपकी कॉपी में नोट करिएगा। प्रश्न ये आएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए एवं इनके प्रमुख गुण लिखिए, या 3 गुण लिखिए या 4 गुण लिखिए। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें। पहला गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। कैसे? इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये धनावेश से शुरू हो रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव मतलब 2
छोटे आवेश, विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, बिंदु आवेश, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताई गई हैं। ये प्लस चार्ज से शुरू होती हैं और माइनस चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। ये खुला वक्र बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बंद वक्र होता है। ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाती हैं। धनावेश यदि होगा तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये बाहर निकलेंगी, और यहां धनावेश होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो यहां ये अंदर की तरफ है। तो ये धन से ऋण की तरफ पहला गुण हुआ। दूसरा गुण क्या है, एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। किसके लिए, ऋण आवेश के लिए, क्योंकि अंदर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी तो इन्फिनिटी से उनको ड्रॉ करेंगे, बहुत दूर से, और यह अनंत पर समाप्त होती हैं। यदि धनावेश से निकलेंगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी, तो कहां समाप्त होंगी, ये अनंत पर समाप्त हुई। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। ये हमारा दूसरा गुण, ये सिंगल चार्ज की कंडीशन में। तीसरा गुण इसका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अब यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना है तो इन पे क्या करना पड़ता है, एक ड्रॉ करनी पड़ती है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहां पर ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। यदि हम यहां इस बिंदु पर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहते हैं, तो हमें एक स्पर्श रेखा यहां खींचनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ये होगी, इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ऐसी होगी, यहां होती, यहां इस पॉइंट पे निकालना है तो तीव्रता की दिशा ये होगी। ये स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जिस दिशा में खींची गई है वो तीव्रता की दिशा को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। ये तीसरा हुआ। चौथा, दो क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है कि क्यों नहीं काटती। उसका कारण ये है कि यदि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशा कभी नहीं होती, कभी संभव नहीं है, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। कारण क्या है कि यदि ये मान लिया जाए कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर यहां पर दो टेंजेंट खींचेंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये आपको याद रखना है। ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती, ना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके पीछे कारण ये है कि यदि ये काटेंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी और उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक और बात मैं बता दूं, ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है ये विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए बनाई गई है, फैराडे के द्वारा सबसे पहले दी गई थी, बाद में और लोगों ने इसमें संशोधन किया। ये काल्पनिक है, लेकिन इससे पूरा एक चित्र उपस्थित हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कुछ मानक उसके निर्धारित हो गए जिससे हम उसके आंकिक प्रश्नों को हल करने में सफलता प्राप्त करते हैं, आसानी से कर पाते हैं। पांचवा गुण है, जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा वहां रेखाएं सघन होगी। जैसे आपने धनावेश से बाहर की तरफ निकाली तो जो धनावेश बिल्कुल नीचे की तरफ होंगी वो पास पास होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल है, स्ट्रांग है, वहां बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं, और जहां वीक होता है, दुर्बल होता है, वहां क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं। छठवां इसका गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सातवां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अंदर से नहीं जाती, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, जीरो होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से जाती, वो बंद वक्र बनाती हैं, और इनका क्या होता है, खुला वक्र होता है, ये अंदर से नहीं जाती, इसलिए चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये गुण आपको याद रखना है। अब हम बात कर लें एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र की।
जिस क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा में समान हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, वो क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे एक समानांतर प्लेट संधारित्र हो, कैपेसिटर हो, तो उसके अंदर जो बल रेखाएं खींचेंगी वो समानांतर होगी। और वो विद्युत क्षेत्र जिनके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, डायरेक्शन भी अलग अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए बराबर दूरी है। ये समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ माने समान दूरी पर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यदि ये समान नहीं है, ये देखिए असमान है बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, तो ये क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान विद्युत क्षेत्र। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। आपने जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई तो आपने अभी क्वांटाइजेशन में पढ़ा मूल आवेश का मान कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। इसका मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक प्रश्न और है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन हम इसको निकाल के देखेंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। हमारा भी क्वांटाइजेशन में फार्मूला क्या आया? क्वांटीकरण में Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है? जहां संख्या है। ई क्या है? ये वैल्यू है ई की। और Q आवेश है। हमें ये नंबर निकालना है, एन निकालना है। तो एन यदि निकालना है तो एन बराबर क्या होगा? Q अपॉन ई। ई का पक्षांतर हो जाएगा। अब Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक कूलाम आवेश में पूछी है, 1 आ गया। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने इस पॉइंट को हटाया तो यहां क्या करा? 0 बढ़ा दिया, तो ये 10 हो गया और ये हो गया 10⁻19। ये पावर में है 19 हो गया और ये पॉइंट हट गया तो 16 आ गया। अब इसमें से एक 0 हमने ले लिया तो ये 100 हो गया, काटने के लिए इजी हो गया। ये जब एक 0 यहां शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया? 10⁻18। ये पावर में है 18। अब इसका भाग दे देंगे 16 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18